आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी और फिर हमने पूर्ण तरंग दिष्टकारी का अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करते हैं पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी, अर्थात ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी नहीं है। पहली बात ध्यान दो आप कि ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी नहीं है। ये क्या है? ये है पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। सेतु शब्द इसमें एक्स्ट्रा है, अर्थात फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो एग्जाम में जब सवाल आए तो इस पर आप जरूर गौर करना कि ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है या पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी है, और फिर ये नोट करने के बाद ही आगे आपको बढ़ना है। वापिस बात करता हूँ मैं इसके डायग्राम की। तो इसके डायग्राम में ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है, ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के बीच में यहाँ एक प्रत्यावर्ती विभव स्रोत लगा हुआ है, जिसको V इन से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर ये इसकी सेकेंडरी कुंडली के दोनों सिरों के बीच में चित्रानुसार 4 डायोड लगे हैं, D1, D2, D3, D4, और इनके बीच में ये XY के बीच एक RL लोड प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है। इसी प्रकार हमने जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ा था, अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ा था, सेम उसी तरह हमने यहाँ पर AB रिप्रेजेंट AB को लिखा है। अब AB क्या है मैं वहाँ बता चुका था। तो कुल मिला के बात यह है कि इस AB से इधर का जो डायग्राम है ये सेम पहले वाला ही है जो हमने अर्ध तरंग में या पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हमने पढ़ा था। ये डिफरेंट है। अब इसमें चक्कर क्या पड़ता है उसको समझिए आप। चक्कर इसमें क्या पड़ेगा उसको आपको ध्यान से समझना है। हाँ, तो उस डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक था, इसलिए मैंने उसको हटा के दूसरा चिपकाया इसके ऊपर। अब समझो आप इसको। अब बात है कि D1, D2, D3 और D4 ये लोड प्रतिरोध जो RL है, इसको सेट किस हिसाब से करना है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। समझना आप। A से चलो, ठीक है, कहाँ जाओ? सीधा D1 पे जाओ। तो आपको इसको P सिरा सामने मिलना चाहिए। मिल गया P। फिर यूँ आओ, फिर इधर से आओ, RL से गुजर के फिर ऐसे आओ, यहाँ भी आपको P सिरा सामने मिलना चाहिए, और ये कंप्लीट। ठीक है, मतलब दोनों ही स्थिति में इसका P सिरा सामने मिलना चाहिए। वापस देखो, यहाँ से चलो, यहाँ से P सिरा, फिर यहाँ से वापस P सिरा, और ये कंप्लीट। अब बात करते हैं B से शुरू करो। B से चलो, इधर जाओ, मतलब आपको बाहर वाले हिस्से में जाना है। देखो यहाँ भी आप चित्र के बाहर वाले हिस्से में गए थे ना, फिर ऐसे आके फिर घूम के अंदर वाले हिस्से में आए थे। तो इसके सब आप यहाँ से चलोगे तो फिर आपको बाहर वाले हिस्से में जाना है, न कि इसमें। तो ये D3 का पॉजिटिव सामने मिल गया, फिर X मिल गया, फिर RL से गुजर गए, और यहाँ भी P सामने मिल गया, और ये वापस A चला गया। इस तरीके से आपको इसका सेटलमेंट बैठाना है। तो ये D1 है, सामने वाला D2 है, ये D3 है, ये D4 है। देखिए, देखते हैं इसको आगे। पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी में 4 डायोड उपयोग में लिए जाते हैं। आपको पिछले पेज पे मैंने दिखाया था। ये डायोड एक सेतु परिपथ में व्यवस्थित रहते हैं। क्लियर? प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के मध्य एक निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा रहता है, ये भी जुड़ा हुआ था। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य चित्रानुसार 4 डायोड व्यवस्थित रहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कार्यप्रणाली की। हालांकि कार्यप्रणाली मैंने आपको समझा दी थी, फिर एक बार फिर ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को चालू करते हैं। ये सबसे पहला काम है कि आप जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है उसको चालू कर दो। तब प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होती है। तो ऐसी पोजीशन में जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है उसमें क्या उत्पन्न होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होती है। माना किसी क्षण A बिंदु धनात्मक है, जो A बिंदु आपको दिखाया था चित्र में वो पॉजिटिव है, और B बिंदु ऋणात्मक है। क्लियर? और जब ये धनात्मक होगा तो जब आप उसको वहाँ से लेके चलोगे तो देखो कह रहा है कि डायोड D1, D2 तो अग्र बायस में
और D3 D4 पश्चिम बायस में कार्य करते हैं। ऐसा कैसे करते हैं देखो डायग्राम में। देखो ए पॉजिटिव बताया था ना, तो इस पॉजिटिव सिग्नल जब यहाँ पहुँचता है तो इसका तो P सामने मिलता है, इसलिए ये तो करेगा अग्र बायस में काम। इसका N सामने मिलता है, इसलिए ये करेगा पश्चिम बायस में काम। आगे चलो, अब वापस ऐसे आओ, इसका फिर P सामने मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो करेंगे अग्र बायस में काम। जबकि ये दूसरा माइनस था, ये पॉजिटिव था, ये माइनस था। जब ये माइनस है तो जब माइनस सिग्नल यहाँ पहुँचेगा, माइनस सिग्नल यहाँ पहुँचेगा तो D3 क्या रहेगा पश्चिम बायस में। क्लियर। तो कुल मिला के बात है ए सिरा पॉजिटिव होगा, उस पोजीशन में D1 और D2 तो अग्र बायस में और D3 और D4 रहेंगे पश्चिम बायस में। ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये दोनों अग्र बायस में रहेंगे तो इसमें विद्युत धारा बहेगी A से D1, D1 से X, X से Y, Y से D2 और D2 से B, ऐसे बहेगी। ये बात वहाँ लिख रखी है। अगले ही क्षण A क्या हो जाएगा नेगेटिव और B क्या हो जाएगा पॉजिटिव। B के पॉजिटिव होते ही अब ये अग्र बायस में, तो D3 और D4 अग्र बायस में और D1 D2 पश्चिम बायस में। अब इस पोजीशन में करंट बहेगी D3 फिर X फिर RL फिर D4 और फिर वापस A बिंदु पर जाएगी। देखते हैं इसको। तो बात करते हैं हम कि डायोड D1 व D2 तो अग्र बायस में तथा D3 व D4 पश्चिम बायस में कार्य करते हैं, जिससे विद्युत धारा A D1 XY D2B पथ में प्रवाहित होती है। क्लियर। अगले ही क्षण A बिंदु ऋणात्मक तथा B बिंदु धनात्मक है, जिससे डायोड D3 व D4 अग्र बायस में तथा डायोड D1 व D2 पश्चिम बायस में कार्य करते हैं, जिससे विद्युत धारा B D3 XY D4A पथ में प्रवाहित होती है। इस प्रकार परिणामी रूप से लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर पूर्ण तरंग दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अब अगला टॉपिक देखिए आप, विशिष्ट प्रयोजन डायोड, स्पेशल पर्पज डायोड। नंबर 1 है जेनर डायोड। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार का पूछा हुआ है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। देखो आप, ऐसा डायोड जिसे उत्क्रम अभिनति में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया हो, जेनर डायोड कहलाता है। मतलब ऐसा डायोड जिसको रिवर्स बायस में काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, जेनर डायोड कहते हैं। जेनर डायोड का प्रतीक चित्र निम्न है। ये देखो P वो का वो त्रिभुज बन रहा है ना, बस सिंपल डायोड में सीधी लाइन आया करती थी, इसमें थोड़ी ये वक्राकार लाइन है, इतना फर्क है इन दोनों में। तो इसका N भाग में सीधी लाइन नहीं है। और ये चित्र एग्जाम में पूछते हैं कि जेनर डायोड का प्रतीक चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना है। साथ में ये भी इस्तेमाल करते हैं कि जेनर डायोड का उपयोग क्या है, तो वो उपयोग है जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रण में किया जाता है। समझ गए। ऐसा सवाल भी बनता है कि वोल्टता नियंत्रण में कौन से डायोड का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर आएगा जेनर डायोड। जो स्टेबलाइजर होते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर एसी के साथ, पहले फ्रिज के साथ भी लगाया करते थे, आजकल नहीं लगाते हैं। स्टेबलाइजर जो होते हैं वो स्टेबलाइजर के अंदर, पहले पुराने टाइम में टीवी के साथ भी स्टेबलाइजर हुआ करता था, वो स्टेबलाइजर में जेनर डायोड ही इस्तेमाल होता है। क्लियर। अब देखो आगे, जेनर डायोड द्वारा वोल्टता नियमन का परिपथ चित्र निम्न है। मतलब की बात ऐसी है कि अगर आपको जो वोल्टेज मिल रही है आगे से, उस वोल्टेज में वेरिएशन आता हो, मतलब वोल्टेज कभी कम या ज़्यादा होती रहती हो, तो उपकरणों के जलने का खतरा रहता है। ऐसी पोजीशन में उन उपकरणों के साथ में जेनर डायोड युक्त स्टेबलाइजर लगा देते हैं, जिससे कि वो जेनर डायोड उस परिपथ को, उस उपकरण को लगातार नियत वोल्टेज प्रदान करता रहता है और उपकरण के जलने की संभावना न के बराबर होती है।
तो ये हम बात कर रहे हैं कि वास्तव में जेनर जो डायोड है वो किस प्रकार से वोल्टेज को नियंत्रित करता है। तो देखो आप, साधारण दिष्ट प्रदाय वी इन, मतलब कि जो साधारण वोल्टेज जो हमारे घर में आ रही है ये वो वोल्टेज है, साधारण दिष्ट प्रदाय वी इन। अब आप कहोगे सर घर में तो प्रत्यावर्ती धारा आती है, जबकि ये तो दिष्ट धारा है। तो ये दिष्ट धारा ही है। जैसे मान लीजिएगा इसके अंदर स्टेबलाइजर के जो अंदर है वो पहले तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जेनर डायोड होता है वो डीसी में ही काम करता है, एसी में नहीं कर रहा। क्लियर? इसलिए पहले तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला यहाँ पर एक उपकरण लगाते हैं। उपकरण क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है, फिर डायोड लगे होते हैं जिससे कि वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डीसी वाला वोल्टेज है। साधारण वोल्टेज क्यों कहा गया है? क्योंकि इस वोल्टेज की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। आगे चलो, यहाँ पर कोई प्रतिरोध RS लगा हुआ है। RS की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपको कितना आउटपुट चाहिए, उसके आधार पर RS की वैल्यू डिपेंड करती है। और यहाँ ये वायर ऐसे जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक पैरेलल क्या लगा होता है? एक जेनर डायोड लगा होता है, जहाँ ये उसका N सिरा है और ये उसका P सिरा है। तो जब वोल्टेज इधर से आती है, तो जब ज़्यादा वोल्टेज इससे गुजरती है तो अधिक वोल्टेज को ये वापस इसमें भेज देता है। क्लियर? अधिक वोल्टेज को वापस ये इधर भेज देता है। जैसे मान लो 220 वोल्ट इस लोड को चाहिए, और अगर 240 वोल्ट आ गई है तो 20 वोल्ट को ये वापस भेज देता है और केवल 220 वोल्ट ही आगे भेजता है। अब आप इसका मतलब ये ना समझें कि भाई 180 वोल्ट अगर आ रही है तो ये 220 बना के यहाँ दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 180 को बढ़ा नहीं सकता, ये सिर्फ घटा ही सकता है जेनर डायोड। क्लियर? अब आप कह सकते हो कि पुराने जो स्टेबलाइजर्स में कई बटन आते थे, घुमाते थे तो वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाते, वो एक अलग सिस्टम है ना, वो सिस्टम अलग है, वो एक अलग सिस्टम था, उसमें कोयल वगैरह का सिस्टम था, वो अलग सिस्टम है। लेकिन ये जेनर डायोड है, ये अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज के रूप में वापस भेज देता है, लेकिन कम को ज़्यादा नहीं कर पाता। इस प्रकार से इस लोड प्रतिरोध RL पर, RL क्या है? वास्तव में टीवी है या फ्रिज है, उस पर एक समान VZ बराबर समान वोल्टेज ये प्रदान करता है। तो देखो आप, जेनर डायोड के दोनों सिरों के मध्य एक परिवर्तनशील वोल्टता Vin आरोपित की गई है। यहाँ पर एक परिवर्तनशील वोल्टता Vin आरोपित की हमने। चित्रानुसार प्रतिरोध RS लगा रहता है, ये RS लगा हुआ है। जेनर डायोड के समांतर क्रम, आगे देखते हैं, में लोड प्रतिरोध RL जुड़ा रहता है, ये भी जुड़ा हुआ है, देखा था डायग्राम में हमने। जेनर डायोड को परिपथ में उत्क्रम अभिनति में जोड़ा जाता है, अर्थात इसे हम रिवर्स बायस में यहाँ पर जोड़ते हैं। यदि Vin का मान, मतलब इनपुट वोल्टेज का मान VZ से अधिक हो, ज़्यादा वोल्टेज हो, VZ से ज़्यादा हो, तो डायोड भंजन क्षेत्र में आ जाता है। भंजन क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बता चुका पहले वीडियो में, जिससे इसके सिरों पर विभव VZ ही रहेगा, जिससे लोड प्रतिरोध RL पर भी विभव VZ ही रहेगा। क्लियर? मतलब ये भंजन क्षेत्र में काम करता है, उससे ये वोल्टेज को रिवर्स कर देता है, आप इतना समझ लो बस, ताकि वहाँ पर VZ का VZ ही बना रहे। या यूँ कह दूँ मैं, 300 वोल्ट आ गई, उपकरण को चाहिए 220 वोल्ट, तो ये 220 वोल्ट उपकरण को दे देता है, 80 वोल्टेज को रिवर्स कर देता है। ऐसे समझो आप इसको। इस प्रकार जेनर डायोड द्वारा नियत निर्गत वोल्टता प्राप्त की जाती है। ये इसका इस्तेमाल हो गया। अगला टॉपिक है फोटो डायोड। फोटो डायोड के नाम से स्पष्ट है कि ऐसा डायोड जिसके ऊपर अगर प्रकाश गिरे और प्रकाश गिरने पर वह उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वो क्या कहलाता है? फोटो डायोड कहलाता है। तो ऐसे डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हों, फोटो डायोड कहलाते हैं। फोटो डायोड का प्रतीक चित्र निम्न है। ये देखिए, डायोड बना है सिंपल, और इसके ऊपर हमने प्रकाश की किरणें गिरती हुई दिखाई है। ये फोटो डायोड का चित्र है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। फोटो डायोड में P या N में से किसी एक क्षेत्र को अत्यधिक पतला रखा जाता है, या तो P भाग या N भाग, उसमें या तो P भाग को या फिर N भाग को बहुत पतला रखते हैं।
साधारणतया फोटो डायोड उत्क्रम बायस व्यवस्था में उपयोग में लिए जाते, मतलब कि फोटो डायोड जो होते हैं वो उत्क्रम बायस व्यवस्था में उपयोग में लिए जाते हैं। फोटो डायोड का उपयोग निम्नलिखित युक्तियों में किया जाता है। कैसा? प्रकाश संसूचन में। प्रकाश संसूचन का मतलब होता है कि किसी जगह प्रकाश है या नहीं, है ना, किसी कमरे में प्रकाश की थोड़ी बहुत मात्रा है या नहीं, वो फोटो डायोड के द्वारा पता लगाई जाती है। क्यों? अगर प्रकाश है तो इससे हमें विद्युत संकेत प्राप्त हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रकाश है। तो प्रकाश के संसूचन में, मतलब प्रकाश की उपस्थिति का पता लगाने में फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। प्रकाश चलित स्विच में, मतलब कई स्विच ऐसे होते हैं, जैसे मान लो रोड लाइट वगैरह के, कि दिन होते ही तो वो लाइट बंद हो जाती है, रात होते ही जलने लग जाती है। मतलब उसमें ऐसे डायोड लगे रहते हैं उन स्विचों में, जो अगर प्रकाश उपस्थित है, मतलब फोटो डायोड प्रकाश को पहचानता है, कुल मिला के बात ये। तो जब वो प्रकाश उपस्थित आएगा, फोटो डायोड को प्रकाश मिलने लग जाएगा, तो इसका मतलब दिन है और वहाँ से लाइटें बंद हो जाती हैं। क्लियर? और रात होते ही क्या ये प्रकाश मिलेगा नहीं और वो चालू हो जाता है। अब बात आती है, कई बार आपने देखा होगा ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम में एक गड़बड़ ये भी होती है कि थोड़ा बहुत अंधेरा हो जा रहा है, अगर दिन में बादल वगैरह से, तो भी लाइटें जलने लग जाती है। कार में भी ये सिस्टम होता है, अगर आप उसके हेडलाइट को ऑटो मोड पे कर देते हो, तो वो जैसे किसी आप अचानक जैसे मान लो बादल ज़्यादा हो गए, तो दिन में भी वो लाइट ऑटोमेटिक जलने लग जाती है। क्लियर? उसका मतलब संसूचक जो है वो कह देता है रात हो गई। फ़ायदा ये है कि जैसे अगर आप किसी टनल से गुजर रहे हो, किसी सुरंग से गुजर रहे हो, तो फिर आपको लाइट ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटो मोड पे होता है, तो ऑटोमेटिक ही उसकी लाइट जलने लग जाती है। आगे देखिए, फिल्मों में ध्वनि पुनः उत्पादन में। फिल्मों में जैसे एक आवाज़ को 2-3 बार को जाके जो आवाज़ आती है बार बार सी, एक ही आवाज़ को रिपीट करते हैं, उसमें फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर टेप कार्ड पढ़ने में, जो कंप्यूटर पे जो ये कार्ड होते हैं ना, जिसको जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई साइन होता है, उस साइन को स्कैन करते हैं, तो उसके अंदर भी फोटो डायोड ही लगे रहते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड उल्टा, फोटो डायोड का रिवर्स, लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब कि फोटो डायोड तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था, लेकिन ये वाला विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ऐसा डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करता हो क्या कहलाएगा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी कहलाएगा। तो ये देखिए आप, वो का वो डायग्राम है, पर उसमें तो तीर के निशान गिर रहे थे, यहाँ बाहर निकल रहे, मतलब प्रकाश निकलता है इससे। क्लियर? तो देखो, ऐसे पीएन संधि डायोड जिन्हें अग्र बायस में काम करने पर, अग्र बायस में काम करने पर, मतलब कि देखो फोटो डायोड है और जेनर डायोड है, दोनों के दोनों डायोड उत्क्रम बायस में ही काम करते हैं, पर एलईडी जो है ये अग्र बायस में काम करती है। तो ऐसे पीएन संधि डायोड जिन्हें अग्र बायस में करने पर इनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का प्रतीक चित्र निम्न है। ये चित्र आपको बता ही दिया था थोड़ी देर पहले मैंने। एलईडी का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है। आजकल एलईडी नाम से आप सभी परिचित हो हैं। घरों में एलईडी लाइट ही लगने लगी, क्योंकि ये कम वाट की होती है और चमक भी अच्छी देती है, लाइट भी अच्छी देती है। तो उसके अंदर ये डायोड ही लगे होते हैं, उस डायोडों से ही हमें प्रकाश मिलता है। और ये एक डायोड लगभग 1 वाट का या 2 वाट का ऐसे कुछ होता है। अगर 5 डायोड लगे हुए हैं तो शायद 5 या 10 1 वाट का ही होता है। अगर 5 लगे हुए हैं उस बल्ब के अंदर तो 5 वाट का बल्ब है, 10 लगे हुए हैं तो 10 वाट का बल्ब। छोटे छोटे पॉइंट से आते हैं। अगर किसी रोड लाइट में ऐसे 20 लगे हैं तो 20 वाट का है, पर रोशनी काफ़ी अच्छी देता है एलईडी। पर ये आँखों को चुंधी आता है, आँखों में खराबी करता है, मुझे ऐसा लगता है। एलईडी का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है। सूचक लाइट के रूप में, मतलब जो लाइट होती है, जैसे मान लो कोई लाइट है, उसको मतलब कि जिस लाइट से हमें किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ इंडिकेट करना हो, ऐसी लाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सप्तखंड प्रदर्शन इकाई के रूप में। और तीसरा है उच्च तीव्रता का प्रकाश देने वाले एलईडी बल्ब में। ये सब आप जानते हो अच्छे से। सप्तखंड प्रदर्शन सूचक इकाई के रूप में, मतलब कि हम जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, रेनबो वगैरह है, उसको देखने में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब ये हो गया प्रकाश उत्सर्जन। इसके अलावा जो आजकल एलईडी टीवी आ रहे हैं, उसके जो स्क्रीन आती है उसके ऊपर भी ये एलईडी ही लगे होते हैं। जैसे मोबाइल है, हमारी मोबाइल की स्क्रीन है, इस पर एलईडी ही लगे हुए हैं। आजकल लेटेस्ट जो मोबाइल है वो सब एलईडी में ही आ रहे हैं। क्लियर? तो हमारी मोबाइल की जो स्क्रीन है वो वास्तव में इस एलईडी से ही मिलकर बनी हुई है। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ कंप्लीट चैप्टर्स की PDF आपको एक साथ मिल जाएगी। धन्यवाद।